हेलो हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। ये प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे और यहाँ मेरा कोई भी जो भी मैं 3 शेयर के बारे में बात करूंगा, तीनों शेयर में कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ बस एक एजुकेशनल पर्पज से तो मैं यहाँ पर जो भी पैटर्न्स के बारे में बात करूंगा, कैसे वर्क करता है शेयर मार्केट में, प्राइस कैसे मूव करता है और कैसे हमें पता चलता है प्राइस एक्शन किस साइड जाएगा, इधर मार्केट अप साइड जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो मार्केट कैसे वर्क करता है, लेट सपोज एक एरिया है सप्लाई एरिया, एक है डिमांड एरिया। इस डिमांड एरिया पे इलॉट वेव थ्योरी सबसे पहले वर्क करती है किसी भी इसमें। तो इलॉट वेव थ्योरी कैसे वर्क करती है, मान लो लेट सपोज एक स्टॉक ऊपर गया, शेयर यहाँ पे गया, शेयर यहाँ से नीचे आता है, यहाँ पे वापस आएगा, फिर ट्रायंगल, फिर एक उसी रेसिस्टेंट एरिया पे आएगा, फिर वापस शेयर करेगा और यहां से जब वापस जाता है मार्केट तो फिर ये एरिया जो बन गया, ये एरिया हो गया आपका नेकलाइन एरिया। और इस नेकलाइन एरिया के बाद जो भी प्राइस है वो अप साइड जा रहा है, मतलब नेकलाइन को ब्रेक कर रहा है। तो नेकलाइन को ब्रेक करते टाइम क्या करेगा, मूव वैसे आएंगे। पहला फर्स्ट वन, पहला वेव हो गया, इलॉट वेव का पहला वेव गया, उसके बाद वो नेकलाइन पे आया, नेकलाइन से फिर ऊपर गया, ये बना 2, हाँ पहला वेब 1, उसके बाद वो रिटेस्ट किया, वेब रिटेस्ट करने के बाद फिर अगेन वापस जाता है, फिर इस प्राइस के आसपास नियरेस्ट आएगा। एडवांस में जो प्राइस एक्शन काम कर रहा है वो कभी भी अपने ट्रेंड लाइन को या तो टेस्ट करेगा या तो वो ब्रेक करके लिक्विडिटी स्वैप कर देगा, ना इधर बायर होंगे ना सेलर होंगे, फिर वापस जाता है। वापस जाने के बाद फिर वो मूव करता है, हाँ, और यहाँ से ये 3 और ये वेव 4, सबसे इंपल्सिव वेव जो होता है वो 3 होता है। तो मैं प्राइस एक्शन के साथ आप इलॉट वेव थ्योरी के साथ एक्स्ट्रा आपको इस बारे में बता रहा हूँ। प्राइस यहाँ से वापस आता है 5 पे और 5 पे जाने के बाद वो अगेन शुरू करता है नीचे आना, रिटेस्ट करके वो कई बार प्राइस नीचे आया, फिर ये मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है। डाउन ट्रेंड में क्या करेगा, ABCD, पहला A बनाएगा, फिर B, फिर C, फिर ये मार्केट ऐसे नीचे जाएगा। तो अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है वो कैसे काम करेगा। तो लेट सपोज 5 वेव के बाद जब प्राइस नीचे जा रहा है, जब प्राइस नीचे जा रहा है 5 के बाद, तो पहले वो नीचे जाएगा, फिर अगेन आएगा रिटेस्ट करने के लिए इस एरिया को। कई बार आज के टाइम एडवांस में ये रिटेस्ट करता है, फिर ब्रेकआउट करेगा, फिर ब्रेकआउट करके बाद वापस जाएगा अपने इस नेकलाइन को भी ब्रेक करेगा, फिर नीचे वापस मूव कर जाएगा और फिर उसके बाद वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड में ये वापस A, B, C, D ऐसे एक पैटर्न बना रहा है, इसमें आके फिर एक रेंज में फंसेगा। कई बार बायर सेलर्स के इस डिमांड एंड सप्लाई के बीच में रिटेलर्स फंस जाते हैं और ये यहां से फिर ब्रेकआउट करेगा। और इस ब्रेकआउट के बाद क्या होगा, इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट अपना यहां से ट्रेंड चेंज करेगा और ट्रेंड चेंज करने के बाद क्या होगा, इस ट्रेंड चेंज करने के बाद ये प्राइस यहां से हमें कैसे पता चलेगा, एक पैटर्न बनेगा ऐसे करके। इस पैटर्न में मार्केट वापस चेंज करेगा प्राइस एक्शन, और इस प्राइस एक्शन में हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड कैसे चेंज होगा और ये ब्रेकआउट करेगा डिसेंडिंग पैटर्न को। तो इसको समझने के लिए एक सबसे बेस्ट तरीका है कि जब ये यहां से प्राइस चेंज करेगा, फिर से एक एरिया है, इस एरिया पे आया, ठीक है, इस एरिया पे मतलब ये एरिया है, इस प्राइस यहाँ से आया डाउन ट्रेंड में नीचे आएगा, लिक्विडिटी स्वैप करेगा। अब यहाँ ना बायर है ना यहाँ पर सेलर है, अभी प्राइस नीचे आया, अगेन ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया और फिर ऊपर गया। अब ये कह रहा है एक एरिया बना इस एरिया पे, जो मैं डाउन ट्रेंड की बात कर रहा था आपसे। अब प्राइस आया यहाँ से नीचे, अब नीचे आने के बाद ये क्या कर रहा है, ये इस एरिया को ना ब्रेक करेगा ना इस एरिया को ब्रेक करेगा, यहां से आके ये यहीं पे कंसोलिडेट करेगा। अगर ये वीक पे हो रहा है, वीक चार्ट पे हो रहा है तो ये बेस्ट है। ये वीक चार्ट पे अगर हो रहा है तो प्राइस सही है, डे चार्ट पे नहीं, इंट्राडे पे हमें नहीं देखना, इंट्राडे पे इसका कोई मतलब नहीं होता। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का मूव हो रहा हो और यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा हो और ये जब एरिया बनता है तो इसे हम रेंज कह देते हैं, एक रेंज के अंदर फंस गया, पर ये रेंज में ही डिसेंडिंग पैटर्न चेंज करता है और ये मूव करेगा ऊपर के साइड। तो इसमें क्या है, ये लिक्विडिटी दोबारा एक बार नीचे आया, अगेन नीचे आ गया, फिर दोबारा पैटर्न नीचे नहीं आना चाहिए। पैटर्न अगर यहीं पर होल्ड कर रहा है,
1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन चेंज कर रहा है, और ये अप्रोक्स आपका मान लो यहाँ से 30-40% नीचे आ गया, 30% अप्रोक्स नीचे आ गया, 30 से 40% कह सकते हो, 20% कोई स्टॉक नीचे आ गया, तो उसमें एक अच्छा मूव होता है। और अच्छा ब्रेकआउट कब होगा? अच्छा ब्रेकआउट तब माना जाता है जब वो 1-2 साल डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर रेंज में फंस जाए, मतलब प्राइस है वो यहां से ब्रेक कर रहा है, मतलब एक भी एरिया है यहां से यहां तक, यहां से, और इस प्राइस के अंदर ये रेंज में फंस गया है, इस प्राइस के अंदर ये रेंज में फंसा हुआ है, एक प्राइस इस रेंज में फंसा हुआ है, और इस प्राइस से निकल ही नहीं पा रहा है, और निकलने के लिए ब्रेक कर रहा है, और वो करीबन 2 साल 1 साल 3 साल कुछ का अंतर हो, तो इसको कैसे पता चलेगा? अब ये ऐसे मैं चार्ट आपको दिखाऊंगा, इस चार्ट पे ऐसा हो रहा है। तो मैं बात करूंगा अभी अरबिंदो फार्मा के बारे में। तो अरबिंदो फार्मा में क्या हो रहा है? अरबिंदो फार्मा एक ऐसा स्टॉक है, ये जस्ट एक प्राइस एक्शन लर्निंग एजुकेशन पर्पज है, यहाँ बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ बस हम सीखेंगे कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता क्या है, कैसे वर्क करता है। तो पहले हम मंथली चार्ट पे जाएंगे और मंथली चार्ट पे देखेंगे कि क्या हिस्ट्री रही है इसकी। तो अरबिंदो फार्मा में जो एक पोटेंशियल रहा है, मार्केट अच्छा रहा है इसका, तो ये चेक करेंगे क्या किया वर्क। तो आप यहां देखोगे इस प्राइस ने पहले भी ऐसे मूव किया है, पहले फर्स्ट टाइम इसने रेजिस्टेंट एरिया और डिमांड एरिया बनाया ऐसे, जो मैं आपसे बात कर रहा था। डिसेंडिंग मंथ चार्ट पे मैं दिखा रहा हूं, जहां सबसे ज्यादा हमें एनालाइज होता है कि मार्केट एक दिन में फॉल नहीं करता, एक टाइम लगता है, एक मंथ लगता है, जहां पे हमें पता चलता है कि साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट क्या कर रहा है। पहली बार इसने 2015 में किया, 16 में रेजिस्टेंट एरिया बनाया, फिर डिमांड एरिया बनाया 16 में, फिर 17 में डिमांड एरिया बनाया, फिर बीच में रेंज में फंसा, फिर 2018 में ब्रेकआउट करने की कोशिश किया पर नहीं कर पाया, 19 में भी ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, 20 में जो कोविड आया, कोविड के टाइम पे ये मार्केट ने क्या किया? सेम वर्क जो मैं आपसे कह रहा था कि लिक्विडिटी स्वैप, इसने क्या किया? लिक्विडिटी स्वैप कर दिया इसके बीच में। अब यहां पर ना बायर है ना सेलर है, कोई नहीं। फिर अगेन इसने वही सेम वर्क किया, यहां गया ऊपर जाके फेक ब्रेकआउट करता है इस एरिया पे, और फिर अगेन सेम एरिया पे आता है 2022 में। अब यहां आप ध्यान से देखोगे 2022 में तो सेम चीज किया इसने, 2022 में ये सेम एरिया पे वापस आया, पर क्या इस बार ब्रेकआउट किया? इस बार ये इसने पुराने रेजिस्टेंट एरिया को ब्रेकआउट किया? नहीं किया। इस बार इसने सेम जो मैं कहता बाइंग में पता चल जाता कि बायर हैं कि सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो इसने इस एरिया को 2023 मार्च के बाद वापस आया ही नहीं, रेजिस्टेंट एरिया पे आके 1 मंथ टाइम अपना बिताया, उसके बाद मार्केट प्राइस ऊपर जा चुका। तो मैं अब देखूंगा से प्राइस एक्शन क्या काम करता है। तो मैं इसको वीकली चार्ट पे चलूं, वीकली चार्ट पे देखूं, वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे भी प्राइस क्या कर रहा है? वीकली चार्ट पे प्राइस मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी मैं बात कर रहा था, एक एरिया, जिस एरिया को डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पे क्या होगा? डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जब मैं जाऊंगा ब्रेकआउट के बाद, तो मेरे लिए रेसिस्टेंट एरिया ये बन जाएगा जो 2021 अप्रैल में बना था। अब ये मेरा बन गया रेसिस्टेंट एरिया, जो कि काफी, उस रेसिस्टेंट एरिया के पास एक बार आया 2021 में आया, फिर 2024 में आया, 2024 में आया, उस 2024 के बाद फिर ये अगेन 2025 में, तो कई बार इसने फेस लिया। अब यहाँ पर आप देखो ब्रेकआउट कैसे पता चला कि ये ब्रेकआउट हुआ, जो मैंने बात की थी यहाँ ब्रेकआउट किया था कि यहाँ पे ये एक रेंज में फंसना चाहिए, ये एक रेंज में फंसा, इस एरिया में ये जाके रेंज में फंस गया, तो ये एरिया रेंज में फंसा। अब ये डे चार्ट पे हम जब भी हमें एनालाइज करना होता है कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें स्टॉक के बारे में कैसे समझ में आएगा कि प्राइस मूवमेंट करेगा या ब्रेकआउट करेगा कि नहीं करेगा। तो आप देखो यहाँ पर आया सेम एरिया पे, सेम कंडीशन यहाँ पर भी बनती है इसकी कि इस एरिया पे आके इस एरिया पे आता है, इस एरिया पे आने के बाद ये फिर से सेम वर्क करता है। मैं अगर इसे हटा दूं तो कि बीच में अब कोई नहीं है, अब यहाँ पर गया, टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद फिर यहाँ पर रेजिस्टेंट एरिया पे आता है, फिर अपना टाइम स्पेंड करता है, और फिर एक रेंज में फंस गया, जिसकी बात करता है। रेंज में फंसने के बाद ये जब भी रेंज को ब्रेकआउट करता है, एक मोमेंट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बस
डिपेंड करता है कि हमारा मार्केट, हमारा इंडेक्स, हमारा निफ्टी, हमारा बैंक निफ्टी, वो दोनों कितना का है। अगर वो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अगर अप ट्रेंड में है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि स्टॉक हमारा ऊपर ही जाएगा। अगर बैंक निफ्टी उसमें अगर मोमेंटम नहीं है तो हमें वेट करना होता है, समझना होता है कि प्राइस किस तरफ वर्क करेगा, ब्रेकआउट जाके यहाँ से फेल करेगा, कैसे करेगा। अगर ये तो ये समझने के लिए हमें एग्जैक्टली पहले मार्केट के ट्रेंड को देखना होगा। तो अगर हम स्टॉक का ट्रेंड देखें तो स्टॉक का ट्रेंड लॉन्ग पीरियड में अच्छा था, बट एक रेंज में फंसा अगस्त 2024 के बाद। तो अभी एक साल अप्रोक्स से ऊपर हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि प्राइस क्या करता है। अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेक करता है तो एक अच्छा हमारे लिए चांस बनेगा निकलने का। तो हम देखेंगे इस स्टॉक में, और ऐसे हम स्टॉक और भी एनालाइज करते हैं कि और स्टॉक कैसे वर्क करते हैं। तो मैं एक दो और स्टॉक आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज ये मैं बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये जस्ट लर्निंग के लिए। तो मैं ऐसे बात करूँ तो गोदरेज प्रॉपर्टीज की, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज भी सेम वर्क कर रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टी में देखिए मंथ चार्ट पे, तो मंथ चार्ट पे एक अच्छा मूवमेंट रहा है हमेशा। दो बार प्राइस ने क्या किया, दो बार प्राइस ने ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अगेन गया, फिर नीचे आ रहा है। अब यहां से अगर मार्केट और यहां से प्राइस अगर वापस ट्रेंड जाता है तो ये ट्रेंड फॉलो करेगा, जिसे हम इंपल्स ट्रेंड कह सकते हैं, या प्राइस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, अपने लाइन को अपने रिटेस्ट करते जा रहा है। तो अब हम ये चीज हमें प्राइस समझ में आती है। तो ये हम मंथ चार्ट पे देख रहे हैं। तो मंथ चार्ट पे हमें क्या पता चल रहा है कि हाँ प्राइस किस साइड वर्क कर रहा है। तो अब यहाँ पर अब क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक चीज दिखती मंथली चार्ट पे, जो मैंने अभी ध्यान दिया कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंट एरिया बन गया। ये सपोर्ट बन गया, ये एक रेजिस्टेंट एरिया बना है, ये एक रेजिस्टेंट एरिया फिलहाल में बन गया। ठीक है, पर ये रेजिस्टेंट एरिया यहां तक नहीं है, ये रेजिस्टेंट एरिया इसको भी मैच कर रहा है, इस एरिया को भी मैच कर रहा है। तो ये एक बाइंग एंड सेलिंग एक अच्छा है कि मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो मंथली चार्ट पे एक पहले से यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है, जो सपोर्ट पहले भी हमें दिख रहा है, जिसे हम कई बार पियर्सिंग कैंडल भी कहते हैं। तो ये एक पियर्सिंग कैंडल का काम कर रहा है। तो ये एक पियर्सिंग कैंडल का वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो अब देखते हैं ये मार्केट रेंज में फंसता है कि रेंज से बाहर ब्रेकआउट करता है। हाँ, तो इसको और अच्छे से डीपली समझने के लिए हम चलेंगे डे चार्ट पे। डे चार्ट पे हम देखते हैं तो डे चार्ट में अभी हमें एक सेम पैटर्न दिखता है, जहां प्राइस ने ब्रेक नहीं किया, पर एक सबसे खास चीज जो दिखी इस प्राइस में कि इस प्राइस के पास जो ये प्राइस था 1910 के आसपास, 1910 के पास ये आगे प्राइस, हाँ, और दोबारा इस बॉटम को ना छूके ऊपर से ट्रेंड क्रॉस कर रहा है, ऊपर से ट्रेंड क्रॉस कर रहा है। तो मतलब ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, तो अच्छा खासा मूव किया है। तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ये कि हमें पता चलना चाहिए। अब यहाँ पर देखो जैसे ये करीब में आया, इधर ये ऊपर जाके यहाँ पे रिटेस्ट करे या पहले रिटेस्ट करे। रिटेस्ट करके पहली वॉल्यूम जब भी आती है तो और पहली वॉल्यूम के बाद हमें कोशिश करना है कि एक बार और रिटेस्ट करे, फिर ऊपर जाता है तो अपट्रेंड का हमें इंडिकेट हो जाता है कि ऊपर मार्केट जा सकता है, ये शेयर ऊपर जा सकता है, गोदरेज प्रॉपर्टीज या कोई भी शेयर है। तो मैं बाइंग सेलिंग नहीं बता रहा, मैं आपको एक रिकमेंडेशन बता रहा हूँ, मतलब ये ऊपर जा सकता है। तो मतलब मैं यहाँ पे आपको एक एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ कि वर्क करते हैं कैसे शेयर मार्केट में हम एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि देखो हम और आप सब जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के साथ हमें चाहिए एक टाइम पीरियड जहाँ पे हमें समझ में आए कि हम कैसे प्राइस को समझकर और हम किसी चीज को एनालाइज करके अपने हिसाब से इसे प्लान कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मेरा मतलब बस आपको एजुकेशन पर्पस पे यही बताना है। तो है मैंगलोर रिफाइन। तो मैंगलोर रिफाइन में क्या हुआ, इसमें देखें अगर मैंगलोर रिफाइनरी में भी सेम प्राइस एक्शन है। 2008 में ब्रेकआउट किया, उसके बाद 2017 में ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, रेजिस्टेंट एरिया बाकी फंस गया। उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम किया, पर उससे पहले सेम रेजिस्टेंट एरिया यहाँ चेक करते क्या ऐसा ही हुआ। तो देखेंगे हाँ मार्केट ने पहले इसे ब्रेक नहीं किया इस एरिया को,
ये है टाइम है आपका, ये है डेट 2008 में ब्रेक नहीं किया, फिर 2013 में भी इसने 29 रुपए को ब्रेक नहीं किया। उसके बाद फिर मंथ चार्ट पे देखिए तो फिर उसके बाद इसने यहाँ से अपने डिमांड एरिया को ब्रेक कर दिया और 24 पे। उसके बाद ये मोमेंटम देखिए, यहाँ से वापस ही यहाँ पे नहीं आया, वापस रिटेस्ट ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर वापस मार्केट ने एक ट्रेंड बनाया। और इस ट्रेंड में क्या हुआ, इस ट्रेंड में इसमें अप्रोक्स यहाँ से 132-33% ऊपर गया। उसके बाद क्या किया, फिर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर वापस मार्केट अप ट्रेंड की साइड है। मतलब कि स्टॉक सेम वर्क कर रहा है, सेम यहाँ पर अगर एनालाइज करें तो यहाँ पर भी यही वर्क करता है। प्राइस कैसे पता चलेगा कि प्राइस एक्शन सही है, कभी भी डिमांड एरिया ही हमें बताएगा कि प्राइस अप ट्रेंड करेगा। प्राइस ऊपर जाने के बाद, जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी, प्राइस ऊपर गया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, अगेन नीचे आया, फिर रिटेस्ट किया, ऊपर निकला। मतलब प्राइस सेम कर रहा है। प्राइस यहाँ से निकला, बाहर निकलने के बाद कई सारे रेंज में फंसते हैं, कई सारे ब्रेकआउट कर जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनकी अर्निंग रिपोर्ट आई है, उनका कोई पॉजिटिव न्यूज आया है। अगर पॉजिटिव न्यूज है तो वो कई बार टाइमली निकल जाते हैं स्टॉक बाहर, तो हमें इससे एनालाइज हो जाता है कि स्टॉक किस तरीके से वर्क करेंगे। तो मंथली चार्ट पे भी हमने इसको भी देखा, डे चार्ट पे भी हमने ट्राई किया। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में मेन चीज जो है वो यही है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कभी भी एक ब्रेक कर रहा है तो ब्रेक करने के बाद एक नीचे डिमांड एरिया बना रहा है, और डिमांड एरिया के बाद वो वापस नीचे नहीं आना चाहिए, वो आके यहीं पर इस डिसेंडिंग ट्रायंगल लाइन के पास टाइम बिता रहा हो। अगर वो टाइम बिता के ब्रेक कर रहा है तो ये समझ लो कि हमारे पास एक अच्छा टाइम होता है कि हम उसको अच्छे से प्राइस एक्शन को लर्न कर सकते हैं कि ये एरिया है, चाहे ये 1 साल हो 2 साल, और इस जितना समय बिता रहा है स्टॉक उतना बेहतर है कि वो वहाँ उस रेंज में फंस के अगर बाहर निकल रहा है तो हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। वो ये रिटेस्ट करके जाए, या तो फिर वो यहाँ से ब्रेक करे और यहीं पे रह जाए, या ब्रेक करके फिर यहाँ पर रेंज में फंसे और वापस वो नीचे ना आए। तो मतलब डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से हम अच्छे से बेहतर समझ पाते हैं स्टॉक के बारे में। तो ऐसे मैं कई सारे स्टॉक लाऊंगा, आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आने वाली में कई सारी ऐसी वीडियोस लेके आऊंगा अलग अलग प्राइस एक्शन पे, उनके साथ कुछ स्टॉक आपको ऐसे बताऊंगा जिससे आप अच्छे बेहतर तरीके से प्राइस को सीख सकते हैं। और अगेन मैं यहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, यहाँ जस्ट मेरी आपको एक प्राइस लर्निंग की एक थ्योरी थी कि मैं आपको बता सकूँ प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, प्राइस एक्शन आप कैसे बेहतर सीख सकते हैं। तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मैं आपको और सारी भी वीडियोस ऐसे लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।